रूसी ओलिगार्क्स। रूसी ओलिगार्क्स। रूसी ओलिगार्क बोरिस बेरेजोव्स्की का निधन। वह रूस के सबसे अमीर लोगों में से एक थे जो बाद में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख आलोचकों में बन गए। एफबीआई ने म्यूलर जांच में एक प्रमुख रूसी ओलिगार्क से संबंधित 2 घरों पर छापेमारी की। 2000 के शुरुआती वर्षों में व्लादिमीर पुतिन रूस की अव्यवस्था में आए और व्यवस्था का वादा किया। उन्होंने देश के अरबपतियों को नियंत्रित किया, पर उन्हें अपनी दौलत रखने दी, बशर्ते वे उनके मार्ग से दूर रहें। ये थे ओलिगार्क्स, वे उद्योगपति जिन्होंने 1990 के दशक की अफरा तफरी में लगभग मुफ्त में सरकारी संपत्तियां हथियाकर अरबों कमाए थे। कुछ समय तक उन्होंने उनका समर्थन किया और बदले में उन्हें सुरक्षा और ताकत मिली, लेकिन अब वह समझौता खत्म हो गया है। धीरे धीरे पुतिन ने पूरे सिस्टम को अपने खिलाफ कर लिया है। एक साझेदारी से शुरू होकर अब यह एक जाल बन गया है जिसमें रहस्यमयी मौतें, सज्जाएं और चोरी की दौलत शामिल हैं। और जहां एक तरफ अमीर लोग अपनी पकड़ खो रहे हैं, वहीं आम रूसी भी हार रहे हैं, क्योंकि पुतिन खुलेआम उनसे लूटपाट करते जा रहे हैं। आज हम पुतिन द्वारा उनके निकट चक्र से बाहर के लोगों से धीरे धीरे धन शक्ति और नियंत्रण छीनने के बारे में चर्चा करेंगे। इसके मूल कारण समझने के लिए हमें पीछे जाकर देखना होगा कि यह सब कैसे शुरू हुआ। 2000 में पुतिन के पहली बार राष्ट्रपति बनने पर रूस पूरी तरह बर्बाद था। सोवियत संघ के विघटन के एक दशक बाद 1990 का समय पूर्ण अराजकता से भरा हुआ था। राज्य की संपत्तियां तेल क्षेत्र से लेकर एल्यूमिनियम कारखानों तक संदिग्ध निजीकरण में बेच दी गई थीं। कुछ तेज और निर्दयी व्यवसायियों का एक छोटा सा समूह रातों रात बेहद अमीर हो गया। इन्हें ही ओलिगार्क्स कहा जाता था। बोरिस बेरेजोव्स्की, व्लादिमीर गुसिंस्की और मिखाइल खोदोरकोव्स्की जैसे लोग, वे न केवल व्यवसायों बल्कि पूरे उद्योगों के मालिक थे। उनके पास निजी विमान, लंदन में महल और इतनी राजनीतिक शक्ति थी कि वे सरकारें बना या गिरा सकते थे। 1990 के दशक के अंत तक वे लगभग देश चला रहे थे, नेताओं को फंड दे रहे थे और अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए कानून बना रहे थे। लेकिन पुतिन ने उन्हें एक समस्या के रूप में देखा। उनकी संपत्ति ने उन्हें पुतिन से अधिक शक्ति प्रदान की थी, धन के कारण नहीं। यदि आप अब भी देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि डर और चोरी पर आधारित एक प्रणाली है। ऐसे वीडियो तब तक नहीं फैलते जब तक आप उन्हें शेयर नहीं करते। तो अगर आपको लगता है कि यह कहानी महत्वपूर्ण है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें एल्गोरिदम को हराने और ऐसी और चीजें सामने लाने में मदद करता है। धन्यवाद। पुतिन ओलिगार्क्स को नष्ट नहीं, बस अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। उनका तरीका सीधा और सरल था। उन्होंने उन्हें एक सौदा दिया, राजनीति से दूर रहो, चुप रहो और अपनी अरबों की संपत्ति रख लो। यह एक सीधा सौदा था। मुझे चुनौती मत दो वरना मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। अधिकांश ने परिस्थिति समझ ली और मान गए। वे अपनी कंपनियां, अपनी नौकाएं, अपनी आलीशान जिंदगी बनाए रख सकते थे जब तक वे वफादार रहते और क्रेमलिन के मामलों में दखल नहीं देते। कुछ समय तक यह चला भी। उन धन कुबेरों को राजा जैसी जिंदगी मिली और पुतिन ने देश पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यह व्यवस्था स्थिर थी, या कम से कम ऐसा ही लगता था। रूस की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी और तेल की कीमतें ऊंची थीं। अभिजात वर्ग नए नियमों से खुश था, लेकिन सभी इससे सहमत नहीं थे। कुछ गिने चुने धनकुबेरों ने सोचा कि वे इसका विरोध कर सकते हैं और व्लादिमीर पुतिन ने सुनिश्चित किया कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़े। मिखाइल खोदोरकोव्स्की 2000 के दशक की शुरुआत में रूस के सबसे धनी व्यक्ति थे। वह यूकोस कंपनी चलाते थे, जो देश की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक थी और अरबों डॉलर की थी। खोदोरकोव्स्की की समस्या यह थी कि वह न केवल अमीर थे बल्कि महत्वाकांक्षी भी थे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को फंड दिया, राजनीतिक सुधारों की बात की और खुद के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए। यह पुतिन के लिए प्रत्यक्ष चुनौती थी जिसकी उपेक्षा नहीं हुई। 2003 में खोदोरकोव्स्की को एक नाटकीय छापेमारी में गिरफ्तार किया गया जब सशस्त्र एजेंटों ने उन्हें उनके निजी जेट से उतारा। आरोप धोखाधड़ी और टैक्स चोरी के थे, लेकिन किसी ने भी यह नहीं माना कि यही असली वजह थी। उनका मुकदमा एक सार्वजनिक सबक था। क्रेमलिन के विरोध करने पर यूकोस को भारी टैक्स बिल का सामना करना पड़ा, जिससे वह दिवालिया हो गई और उसकी संपत्तियां बांट दी गईं। रोसनेफ्ट, एक सरकारी तेल कंपनी जिसे पुतिन के निकट सहयोगी इगोर सेचिन संचालित करते हैं, कुछ ज्यादातर संपत्तियां हस्तांतरित हो गईं। खोदोरकोव्स्की ने 2013 में रिहा और निर्वासित होने से पहले साइबेरिया की जेल में 10 साल बिताए। उनकी दौलत और प्रभाव खत्म हो गया था। अन्य ओलिगार्क्स के लिए संदेश स्पष्ट था। कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि गिर न सके। खोदोरकोव्स्की अकेले नहीं थे।
बोरिस बेरेजोव्स्की 1990 के दशक के दिग्गज ने भी वही सबक सीखा। बेरेजोव्स्की एक किंग मेकर थे जिन्होंने पुतिन को पहली बार राष्ट्रपति बनने में सहायता की थी। वह मीडिया, एयरलाइंस और तेल कंपनियों पर नियंत्रण रखते थे और अपनी शक्ति प्रदर्शित करने में संकोच नहीं करते थे। पुतिन की सरकार की आलोचना करने पर हालात बदले। उनका टीवी नेटवर्क ORT सरकारी नियंत्रण में चला गया। उनके अन्य व्यवसाय ऑडिट और मुकदमों का शिकार हुए। 2001 तक वह अपना साम्राज्य बर्बाद छोड़कर लंदन भाग गए। रूस ने उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किए और वे शेष जीवन निर्वासन में कानूनी लड़ाइयां लड़ते और प्रभाव खोते बिताया। 2013 में वह अपने बाथरूम में मृत पाए गए और यह स्पष्ट रूप से आत्महत्या थी। हालांकि सवाल अब भी बने हुए हैं। व्लादिमीर गुसिंस्की स्वतंत्र टीवी चैनल NTV के मालिक भी शुरुआती निशाना थे। गुसिंस्की का अपराध क्रेमलिन की आलोचनात्मक खबरें अपने नेटवर्क पर दिखाना था। 2000 में उन्हें गिरफ्तार कर NTV को सरकार समर्थक कंपनी को बेचने पर मजबूर किया गया और फिर देश से निकाला गया। वह अब इजराइल में रहते हैं, अपनी पूर्व शक्ति से कोसों दूर। स्पष्ट है कि ये छापेमारी या निशानेबाजी यूं ही नहीं थी। ये चालें उन ताकतवर और अमीर लोगों को दिखाने के लिए थीं कि लाइन से बाहर जाने पर क्या परिणाम होंगे। 2000 के दशक के मध्य तक ओलिगार्क वर्ग बदल गया था। 1990 के दशक के स्वतंत्र अकड़ू टाइकून गए। उनकी जगह नई पीढ़ी के अरबपति आए जो नियमों को मानते थे। ये लोग रोमन अब्रामोविच जैसे थे जिन्होंने वफादारी निभाई और दौलत बनाए रखी, या अलीशिर उस्मानोव जिन्होंने क्रेमलिन की कृपा में धातु और टेलीकॉम साम्राज्य खड़ा किया। वे धनवान थे परंतु स्वतंत्र नहीं। उनकी संपत्ति शर्तों पर निर्भर थी जो उनकी निष्ठा से संबंधित थी। पुतिन को पैसे से कोई दिक्कत नहीं थी बशर्ते उन्हें असली मालिक का पता हो। ये मखमली पिंजरे में रहने जैसा था। आपके पास पेंट हाउस, निजी द्वीप और फुटबॉल टीमें हो सकती थीं, लेकिन आप वास्तव में कभी अपने खुद के मालिक नहीं थे। एक गलत कदम से सिस्टम आपके पीछे पड़ जाता। खुद सिस्टम ही पुतिन का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। उसे हर ओलिगार्क को गिरफ्तार करने या हर कंपनी को जब्त करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस ये साफ करना था कि वो ऐसा कर सकता है। टैक्स ऑडिट उसका पसंदीदा हथियार था। अचानक कंपनियों पर पुराने बकाया टैक्स का भारी बिल थमा दिया जाता जिसमें इतने ज्यादा जुर्माने होते कि बड़ी कंपनियां भी दिवालिया हो सकती थीं। अभियोजक और सुरक्षा सेवाएं हमेशा दखल देने के लिए तैयार रहती थीं, लंबी जांचें शुरू करती और संपत्ति जब्त कर लेती थीं। एक फैक्ट्री, खान या तेल क्षेत्र को रातों रात जब्त कर पुतिन के किसी सहयोगी या सरकारी कंपनी को सौंपा जा सकता था। विरोध करने वालों के लिए निर्वासन सबसे अच्छा विकल्प था, क्योंकि जेल जाने या इससे भी बुरे परिणामों की संभावना हमेशा बनी रहती थी। अब ओलिगार्क्स साझेदार नहीं रहे, वे अधीनस्थ बन गए थे और कई सालों तक यह व्यवस्था ऐसे ही बनी रही। अर्थव्यवस्था अच्छी थी, तेल और गैस से राजस्व आ रहा था और ओलिगार्क्स के पास जीने के लिए पर्याप्त था। परंतु फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद सब कुछ बदल गया। युद्ध ने पूरा खेल बदल दिया, न सिर्फ लड़ाई की वजह से बल्कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों से भी, जो रूस की अर्थव्यवस्था और अमीरों को निशाना बना रहे थे। उन धन कुबेरों ने जिन्होंने विदेशों में सालों तक अपनी दौलत बनाई थी, अपनी संपत्तियां जब्त होते देखीं। इटली और फ्रांस के बंदरगाहों में उनकी याचें जब्त कर ली गईं। लंदन, न्यूयॉर्क और स्विट्जरलैंड में बैंक खाते सील हो गए। मोनाको और मियामी की संपत्तियों तक पहुंच भी बंद। पुतिन के लिए यह अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका था। उन्होंने प्रतिबंधों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और ओलिगार्क्स को बताया कि असली शत्रु पश्चिम है। अगर विदेशी सरकारें आपका पैसा ले सकती हैं, तो क्रेमलिन भी ले सकता है, जब तक कि आप अपनी वफादारी साबित न करें, उन्होंने तर्क दिया। युद्ध वफादारी की परीक्षा बन गया। ओलिगार्क्स से इस प्रयास में योगदान देने की उम्मीद की गई, चाहे वे चाहें या नहीं। कुछ पर राज्य या क्रेमलिन समर्थित प्रोजेक्ट्स, जैसे यूक्रेन में कब्जा किए गए इलाकों का पुनर्निर्माण के लिए भारी दान देने का दबाव डाला गया। अन्य लोगों ने अपनी कंपनियों को राष्ट्रीयकृत या पुतिन के सहयोगियों को सौंपते हुए देखा। इनकार करना संभव नहीं था। एक गलत शब्द या असहमति से आप सब कुछ गंवा सकते हैं। ओलेग डेरिपास्का, एक धातु उद्योगपति और कभी रूस के सबसे धनी व्यक्ति, अपने शीर्ष समय में लगभग अमेरिकी डॉलर 30 बिलियन के स्वामी थे। उनका एल्यूमिनियम साम्राज्य रूसोल एक शक्तिशाली कंपनी थी जो सोडा केन से लड़ाकू विमानों तक सब कुछ प्रदान करती थी। 2022 में जब उन्होंने युद्ध को बेमतलब कहा, पुतिन ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। पश्चिमी प्रतिबंधों ने पहले ही उनकी विदेशी संपत्तियों जैसे यूके में $250 मिलियन के मेंशन को फ्रीज कर दिया था, जिससे 2024 तक उनकी दौलत $2 बिलियन से कम हो जाएगी।
पुतिन ने रूस में नियंत्रण और दमन बढ़ा दिया। सरकार ने 2023 में देरिपास्का के स्वामित्व वाला एक होटल जब्त कर लिया, यह दावा करते हुए कि इसकी राज्य के उद्देश्यों के लिए जरूरत है। रूसाल पर पिछले साल से टैंक और मिसाइलों जैसी सैन्य सामग्री के लिए एल्यूमिनियम उत्पादन करने का भारी दबाव है। रूसी अधिकारियों ने देरिपास्का से उत्पादन बढ़ाकर अधिक टैक्स देने को कहा, जिससे उनकी कंपनी का मुनाफा सीधे युद्ध में लगाया जा सके। उसके पास विकल्प नहीं था। मना करने पर वह न सिर्फ होटल बल्कि शायद सब कुछ खो देता। पुतिन नवल्नी को सिर्फ बोलने की सजा ही नहीं दे रहे, बल्कि युद्ध मशीन चलाने के लिए उनकी संपत्ति भी छीन रहे हैं। चेल्सी फुटबॉल क्लब के पूर्व मालिक रोमन अब्रामोविच को भी ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ा। रोमन अब्रामोविच, जिनकी युद्ध पूर्व संपत्ति अमेरिकी डॉलर 12 अरब से अधिक थी, ने तटस्थ रहने का प्रयास किया और 2022 में शांति वार्ताकार के रूप में भी काम किया, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उन्हें चेल्सी को 3.2 अरब डॉलर में बेचना पड़ा, जो उनके लिए भारी नुकसान था, और उनकी यूके की संपत्तियां भी जब्त हो गईं। रूस में फंसी अपनी संपत्ति के कारण व्लादिमीर पुतिन ने इसमें एक अवसर देखा। अब्रामोविच की स्टील कंपनी एफ्रास सेना की प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनी, जो हथियारों और कब्जे वाले इलाकों के ठिकानों के लिए सामग्री तैयार करती थी। 2024 में क्रेमलिन ने अब्रामोविच पर दबाव डालकर इवरास से रक्षा उत्पादन बढ़ाने को कहा। विधायकों ने अब्रामोविच को सार्वजनिक रूप से आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्हें सेना के लिए आपूर्ति करनी ही होगी। उन्होंने रूसी स्वामित्व बचाने हेतु युद्ध परियोजनाओं में मुनाफा लगाया, क्योंकि एक गलत कदम भारी पड़ सकता था। पुतिन ने अब्रामोविच की संपत्ति सीधे नहीं ली, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि वह राज्य के काम आए और उसे लड़ाई में इस्तेमाल किया जाए। अलीशेर उस्मानोव, जो लगभग अमेरिकी डॉलर 18 अरब की संपत्ति वाले एक वफादार व्यक्ति हैं, सोचते थे कि वे सुरक्षित हैं। उनके मेटालोनोविस्ट और मेगाफोन सहित मेडल्स और टेलीकॉम व्यवसाय ने उन्हें क्रेमलिन का चहेता बना दिया था, लेकिन वह भी युद्ध की मांगों से नहीं बच सके। 2022 में प्रतिबंधों ने उनकी अमेरिकी डॉलर 600 मिलियन की यॉट और प्राइवेट जेट जब्त कर लिए, जिससे वह रूस की व्यवस्था में फंस गए। पुतिन ने इसका अपने हित में प्रयोग किया। 2024 तक उस्मानोव पर युद्ध हेतु आर्थिक सहयोग का दबाव था। उनके स्टील प्लांट ने सेना को कच्चा माल दिया और उनका अखबार कोमरसांत पुतिन की कहानी का समर्थन करने के लिए प्रचार करता रहा। क्रेमलिन ने उसकी कंपनियों को जब्त नहीं किया, लेकिन सब कुछ खोने की धमकी ही उस्मानोव को अपना बटुआ खोलने के लिए पर्याप्त थी। उसके कारोबारों ने रक्षा अनुबंधों में पैसा डाला, जिससे 2025 में रूस द्वारा सेना पर खर्च किए गए 13 ट्रिलियन रूबल की फंडिंग में मदद मिली। पुतिन ने उस्मानोव की वफादारी को धन के स्रोत में बदलकर अपने शासन को मजबूत बनाए रखा। डेरिपास्का, इब्रामोविच और उस्मानोव समेत अन्य बड़े नाम भी दबाव महसूस कर रहे हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पुतिन की बढ़ती ताकत के साथ उनकी दौलत छिन गई है। मिखाइल फ्रिडमैन एक बैंकिंग और रिटेल टाइकून हैं, जिन्होंने रूस के सबसे बड़े वित्तीय समूहों में से एक अल्फा ग्रुप की सह स्थापना की थी। युद्ध पूर्व फ्रिडमैन की कुल संपत्ति अमेरिकी डॉलर 15 अरब से अधिक थी, जिसमें सुपरमार्केट से टेलीकॉम तक विभिन्न क्षेत्रों में निवेश शामिल था। युद्ध शुरू होने पर उन्होंने निष्पक्ष रहने का प्रयास किया और 2022 में संघर्ष समाप्ति की अपील भी की, पर क्रेमलिन को यह पसंद नहीं आया। 2024 में उनके रूसी व्यवसायों पर अचानक टैक्स ऑडिट और जांचें शुरू हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर अल्फा बैंक में अपनी हिस्सेदारी का एक छोटा हिस्सा राज्य समर्थित खरीदारों को देने का दबाव डाला गया। अब फ्रीडमैन फंसे हुए हैं। उनकी दौलत घटती जा रही है, क्योंकि क्रेमलिन उनके धन को युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए निकाल रहा है। लंदन में उन्हें मेंशन और प्राइवेट जेट मिला, पर यह सिर्फ दिखावा है। अच्छी बात कि बहुत लोग भी ऐसे ही हैं, हालांकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसमें पुतिन के पुराने केजीबी दिनों से करीबी सहयोगी गेनाडी टिमचेंको भी शामिल हैं। टिमचेंको ने तेल और गैस के व्यापार से गनवोर कंपनी के जरिए अमेरिकी डॉलर 20 अरब का साम्राज्य बनाया। वह वफादार लोगों में से एक थे और हमेशा क्रेमलिन के समर्थक रहे, मगर वफादारी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। 2024 तक उनके रूसी व्यवसाय संकट में थे। सरकार ने ऊर्जा सौदों की जांच शुरू की, कर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार यह उसे सैकड़ों मिलियन राज्य कोष में दान करने के लिए, विशेषकर सैन्य खर्च हेतु विवश करने का बहाना था। तिमोशेंको अब भी धनी हैं, परंतु उन्हें पूर्णतः शोषित कर लिया गया है। उनकी कंपनी पर पुतिन के युद्ध अभियान हेतु धन देने का दबाव डाला गया है। यह एक कड़ा सबक है कि जब क्रेमलिन को धन की आवश्यकता होती है तो कोई भी बच नहीं पाता। वादिम मोस्कोविच का मामला पिछले मामले से भी अधिक नाटकीय है। वह रूसोग्रो, एक विशाल कृषि कंपनी जो चीनी, सुअर का मांस और अनाज का उत्पादन करती है, के पीछे के अरबपति हैं। मोस्कोविच एक शांत ओलिगार्क थे जो राजनीति से दूर रहते थे।
मार्च 2025 में पुलिस ने उन्हें धोखाधड़ी और गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिससे रूस का अभिजात वर्ग स्तब्ध रह गया। राज्य मीडिया ने उनकी गिरफ्तारी की सूचना दी, परंतु विवरण अस्पष्ट थे और केवल बड़े अपराधों के धुंधले आरोप लगाए गए। उनकी कंपनी के दफ्तरों पर छापा पड़ा और रुसोग्रो की संपत्तियां जब्त हुई। वास्तव में पुतिन सरकार उनकी दौलत चाहती थी। युद्धों ने रूस के बजट को खाली कर दिया था और मुस्कोविच का मुनाफेदार साम्राज्य एक लुभावना निशाना था। उनकी गिरफ्तारी एक संदेश थी, कम चर्चित अमीर भी असुरक्षित हैं। मुस्कोविच के कारोबार को टुकड़ों में बांटकर संभवतः क्रेमलिन के भीतरी लोगों को सौंपा जा रहा है, जबकि वे जेल से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन हाल ही में कॉन्स्टेंटिन स्ट्रुकोव का पतन एक ताजा मामला है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह रूस के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, एक सोना खनन टाइकून जो युद्धजानेत से लात्शो कंपनी चला रहे थे और जिनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति थी। स्ट्रुडकोव एक वफादार व्यक्ति थे जो हमेशा क्रेमलिन की नीतियों का समर्थन करते थे, लेकिन जुलाई में सब बदल गया। उन्होंने अपने अमेरिकी डॉलर 50 मिलियन प्राइवेट जेट से तुर्की भागने का प्रयास किया, पर अधिकारियों ने विमान को रोक लिया। बाद में एक अदालत ने उनके साम्राज्य को राष्ट्रीयकृत यानी जब्त करने का आदेश दिया। आधिकारिक कारण अस्पष्ट उल्लंघन बताए गए, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। पुतिन को युद्ध के लिए पैसे चाहिए थे और स्ट्रुकोव की सोने की खदानें सरकार के लिए सोने की खान साबित हुईं। उनकी संपत्तियां एक रात में जब्त करके सरकारी कंपनियों और वफादार सहयोगियों को दे दी गईं। एक्स पर पोस्ट्स ने मॉस्को के अभिजातियों की घबराहट दिखाई, जिनमें एक ने कल स्ट्रुकोव को वफादार कहा और आज उसे निशाना बनाया। उसकी दशकों में बनाई गई संपत्ति कुछ ही दिनों में क्रेमलिन के युद्ध कोष में डाल दी गई। यह भ्रष्टाचार खत्म करने या बुरों को गिराने के लिए नहीं है। पुतिन चीजें न्याय संगत बनाने नहीं निकले हैं। यह सिर्फ सत्ता की बात है, सीधी साफ। ओलिगार्क्स खतरा थे क्योंकि उनकी संपत्ति ने उन्हें स्वतंत्रता दी। पुतिन ने यह बर्दाश्त नहीं किया और गिरफ्तारियों, जब्तियों और प्रतिबंधों से एक एक करके उन्हें तोड़ दिया और अपनी पकड़ मजबूत की। युद्ध ने उन्हें आगे बढ़ने का उत्तम अवसर प्रदान किया। अब ये अरबपति एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां उनके निजी विमान और स्विस शैलें सिर्फ दिखावे की चीजें हैं। वे अब खिलाड़ी नहीं रहे। वे उस सिस्टम के गुलाम हैं जिसे उन्होंने खुद बनाने में मदद की थी। इससे पुतिन ने 50 अरब डॉलर से ज्यादा इकट्ठा किए हैं और ऐसा नहीं लगता कि वह जल्द ही रुकने वाले हैं। लेकिन पुतिन की पकड़ सिर्फ अरबपतियों तक ही सीमित नहीं है। असल में जो संपत्ति वह निकाल रहे हैं वह कहीं और से आती है, कहीं ज्यादा आम जगह से। ओलिगार्क्स की शक्ति छीनने के साथ ही आम रूसी जनता को और अधिक नुकसान हुआ है। वे अपनी नौकाएं या विदेशी विला नहीं, बल्कि अपना भविष्य निर्माण करने की क्षमता खो रहे हैं। आम रूसी लोगों के लिए चोरी का मतलब नाटकीय छापेमारी या सार्वजनिक मुकदमा नहीं है। यह उनकी दैनिक जिंदगी का हिस्सा है। जो कुछ उनके पास है उसका धीरे धीरे क्षरण होना। यह वो बैंक है जो लोन नहीं देगा, भले ही क्रेडिट अच्छी हो। ये वो किराने का बिल है जो बढ़ता जा रहा है, जबकि तनख्वाह वही है। घर खरीदने या कारोबार शुरू करने का सपना हर साल दूर होता जा रहा है। प्रणाली कार्य कर रही है, परंतु उसमें निवास करने वालों के लिए नहीं। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम बैंकों से शुरू करेंगे क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा दबाव साफ नजर आता है। रूस की बैंकिंग पर सरकारी दिग्गज स्बरबैंक और वीटीबी का दबदबा है। ये दोस्ताना बैंक नहीं है। ये सरकार का विस्तार है जिनका काम ग्राहकों की मदद करने के बजाय क्रेमलिन की प्राथमिकताओं को पूरा करना है। अगर आप एक आम इंसान हैं तो लोन मिलना आपके लिए किस्मत की बात है। होम, कार और स्मॉल बिजनेस लोन या तो मिलते ही नहीं या ऐसी ब्याज दरों पर मिलते हैं जो उन्हें एक जाल बना देती हैं। रूस में औसत होम लोन ब्याज दर लगभग 23% है, बशर्ते आप इसके पात्र हों। बैंक चयनात्मक हैं और सभी को ऋण नहीं दे रहे हैं। उधार दिया गया पैसा सरकारी समर्थित कंपनियों, युद्ध उद्योगों या सही संपर्क वाले अंदरूनी लोगों को जाता है। छोटे व्यवसाय के मालिक या युवा जोड़े को कैफे खोलने या अपार्टमेंट खरीदने में अंतहीन कागजी कार्रवाई, अस्वीकृति या घाटे वाली शर्तों का सामना करना पड़ता है। यह कोई दुर्घटना नहीं है। बैंक अपना काम कर रहे हैं, पैसा ऊपर तक पहुंचाना। रूस के बैंकिंग बाजार का लगभग आधा हिस्सा नियंत्रित करने वाले स्पेर बैंक ने आर्थिक अव्यवस्था के बावजूद 2024 में रिकॉर्ड 1.5 ट्रिलियन रूबल यानी लगभग 15 अरब डॉलर का मुनाफा दर्ज किया। वीटीबी ने भी 423 अरब रूबल का मुनाफा अर्जित किया, परंतु ये लाभ आम जनता की सहायता से प्राप्त नहीं हुए। ये मुनाफे ऊंची फीस, सरकारी ठेकों और सरकार की प्राथमिकताओं में निवेश से आ रहे हैं, जैसे हथियार निर्माण और ऊर्जा परियोजनाएं। इस बीच आम रूसी लोगों के पास ब्याज से कम कमाई वाले खाते हैं और उनकी बचत प्रतिदिन मूल्य खो रही है। बैंक पाइपलाइन की तरह जनता की संपत्ति को सरकार तक पहुंचाते हैं, जिसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती।
महंगाई किसी भी आधिकारिक टैक्स से ज्यादा जोरदार चोट करती है। रूस यूक्रेन युद्ध ने रूस के बजट को खाली कर दिया है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर रहा है। 2025 के मध्य तक मुख्य दर 20% है, जो 2024 के अंत में लगभग 19% थी। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था, परंतु इससे आरण लेना लगभग असंभव हो गया और कीमतें और अधिक बढ़ गईं। सरकार का दावा है कि 2024 के अंत में महंगाई 8.5% थी, लेकिन ज्यादातर लोग जानते हैं कि हालात इससे भी बदतर हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। कुछ वर्ष पूर्व 200 रूबल प्रति किलो मिलने वाले चिकन की कीमत अब लगभग 300 रूबल हो गई है। रोटी, दूध और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ी हैं। 2024 में कई क्षेत्रों में यूटिलिटी बिल 10-15% तक बढ़े। यह सब तब हो रहा है जब एक औसत रूसी नागरिक की मासिक आय लगभग 73,000 रूबल है, जो 2025 की शुरुआत के एक्सचेंज रेट के अनुसार करीब अमेरिकी डॉलर 700 है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में किराया आय का आधा हिस्सा ले लेता है। बचे हुए से मुश्किल से खाना या कपड़े आते हैं। यह सिर्फ दुर्भाग्य या खराब योजना नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का परिणाम है जो सर्वप्रथम आम जनता को पीड़ित करती है। जब सरकार अपनी जंगों और परियोजनाओं के लिए पैसा खर्च करती है तो उसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। केवल अतिरिक्त कर से नहीं, बल्कि हर वस्तु के कठिन, खर्चीली और सामान्य जनता की पहुंच से दूर होने से जीवन यापन लागत बढ़ रही है, परंतु वेतन उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। कागज पर औसत वेतन ठीक लग सकता है, लेकिन असलियत में यह बड़ा नहीं है। मुद्रास्फीति के कारण अधिकांश रूसी नागरिकों की आय पिछले 5 सालों में घटी है। पेंशन की स्थिति और भी बदतर है। औसत पेंशन भोगी को हर महीने करीब 15,000 रूबल या $140 मिलते हैं। यह खाने पीने और दवाइयों के लिए ही मुश्किल से काफी है। किराए या बिजली पानी का तो सवाल ही नहीं उठता। सरकार ने 2024 में पेंशन बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन 4-5% की कम बढ़ोतरी महंगाई के कारण प्रभावहीन हो गई। युवाओं को बोनस और वेतन वृद्धि कम मिलती है। कई उद्योगों, विशेषकर टेक और विनिर्माण में नौकरियां घट रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। प्रतिबंधों ने पश्चिमी बाजारों और पुर्जों तक पहुंच को रोक दिया है, इसलिए फैक्ट्रियां धीमी हो गई हैं या बस बंद हो रही हैं। नतीजा यह है कि कामगार फंसे हुए हैं, न तो ज्यादा कमा सकते हैं और न ही आगे बढ़ सकते हैं। रूबल की गिरावट ने पहले से खराब हालात को और बिगाड़ दिया है। 2022 की शुरुआत में $1 के लिए लगभग 60 रूबल लगते थे, जो फरवरी 2025 तक बढ़कर 105 हो गया। यह मूल्य में 75% कम हो गया है। आम जनता के लिए इसका अर्थ है कि आयातित वस्तुएं अत्यधिक महंगी हो गई हैं। विदेश से आयातित दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार पार्ट्स और बुनियादी खाद्य सामग्री अब काफी महंगी हो गई हैं। सरकार ने चीन और भारत की ओर व्यापार मोड़ने का प्रयास किया है, परंतु इससे समस्या का वास्तविक समाधान नहीं हुआ है। आगामी कई उत्पादों की गुणवत्ता निम्न है और शिपिंग व्यय एवं प्रतिबंधों के कारण मूल्य अब भी उच्च हैं। पहले 20,000 रूबल में बिकने वाला फोन अब 35,000 में बिक सकता है, भले ही वह सामान्य ब्रांड का हो। असल संकट दवाइयों के साथ है। लंबी अवधि की बीमारियों की अधिकांश दवाएं या तो आयातित होती हैं या आयातित सामग्री पर निर्भर होती हैं। युद्ध के बाद से इन दवाओं के दाम दोगुने हो गए हैं और कुछ दुकानों की शेल्फें खाली हैं। आर्थिक तंगी झेल रहे परिवारों को अक्सर दवा और भोजन में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। ये सिर्फ वित्तीय बोझ नहीं है। यह तब होता है जब सरकार खुद को बचाकर धीरे धीरे बोझ जनता पर डालती है। यह व्यवस्था बिना टैक्स बढ़ाए भी लोगों से अधिक लेती है और कम देती है, जिसका उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे टैक्स नहीं कहा जाता, लेकिन यह बिल्कुल टैक्स की तरह ही काम करता है। किसी को भी क्रेमलिन की मुहर वाला बिल नहीं मिलता, लेकिन पैसा वैसे ही गायब हो जाता है। लोग दुकान जाते हैं या अपनी बचत देखते हैं तो महसूस करते हैं कि वे ज्यादा पैसे दे रहे हैं और कम पा रहे हैं। यह धीरे धीरे होने वाली निकासी है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव गरीबों पर पड़ता है। 2000 के शुरुआत में बढ़ने वाला रूस का मध्यम वर्ग अब मौन रूप से खोखला होता जा रहा है। उस समय इंजीनियर, शिक्षक और IT कर्मचारी जैसे पेशेवर लोग कार खरीद सकते थे, छोटी छुट्टियां मना सकते थे और शायद एक अपार्टमेंट के लिए बचत भी कर सकते थे। स्थिरता का ह्रास हो रहा है। इसके चलते कई लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से 10 लाख से ज्यादा रूसी, ज्यादातर युवा और शिक्षित, देश छोड़ चुके हैं। वे न सिर्फ बेहतर नौकरियां ढूंढ रहे हैं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो अब उनके अनुकूल नहीं है। एक सिस्टम जो उनसे लगातार अधिक लेता जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ने का मार्ग नहीं देता। जो लोग रुक गए हैं, वे सिकुड़ती अर्थव्यवस्था में फंसे हैं। नौकरी पाना, विशेषकर प्रतिबंधित उद्योगों में, और भी कठिन हो गया है।
टेक सेक्टर, जो एक समय उज्जवल क्षेत्र था, ने 2022 और 2023 के बीच अपनी 10% वर्कफोर्स गंवा दी है और अभी भी लोग वहां से जा रहे हैं। कार उत्पादन 2022 में 60% गिरा और प्रमुख विदेशी और ऑटो कंपनियां देश छोड़ चुकी हैं। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी संकट में है। छोटे व्यवसाय बड़े पैमाने पर बंद हो रहे हैं। क्रेडिट और स्थिर सप्लाई चेन की कमी के कारण कैफे या रिपेयर शॉप जैसी बुनियादी चीजें चलाना मुश्किल हो गया है। 2024 में रूस के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार 2 लाख से ज्यादा छोटे व्यवसाय बंद हुए। ये केवल व्यापारिक विफलताएं नहीं हैं। ये परिवार अपनी आय और नौकरियां खो रहे हैं और समुदाय अपनी बची खुची चीजों से भी वंचित हो रहे हैं। कागज पर यह चोरी नहीं लगता, लेकिन असर वैसा ही होता है। निचले और मध्यम वर्ग से धन का निरंतर अंतरण हो रहा है, जबकि उच्च वर्ग अब प्रभावित रह रहा है। इस मुद्दे पर आप सोच रहे होंगे कि चुराया गया पैसा कहां जा रहा है। वास्तव में इसका मुख्य कारण युद्ध पर होने वाला खर्च है। रूस पहले कभी नहीं की तरह सेना में पैसा झोंक रहा है। 2024 में रक्षा बजट 10.8 ट्रिलियन रूबल था, जो लगभग 100 अरब डॉलर या पूरे राष्ट्रीय बजट का करीब 1/3 था। 2025 तक यह बढ़कर लगभग 13 ट्रिलियन यानी अमेरिकी डॉलर 145 अरब होने वाला है, जो कुल बजट का करीब 36% है। यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर मिलाकर खर्च की जाने वाली राशि से भी ज्यादा है। हर रूबल जो टैंकों, मिसाइलों या सैनिकों की तनख्वाह में जाता है, वह रूबल अस्पतालों, स्कूलों या सड़कों पर खर्च नहीं होता। सरकार द्वारा टैंकों पर खरबों रुपये खर्च करने से सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्लिनिक बंद और स्कूल जर्जर हो रहे हैं। शहरों में भी परिस्थितियां खराब हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग ऊपर से ठीक दिख सकते हैं, लेकिन गहराई में जाने पर अस्पतालों में स्टाफ और उपकरणों की कमी, खराब बसें और सालों से मरम्मत न हुई सड़कें मिलेंगी। 2024 की सर्दियों में साइबेरिया से वोल्गा क्षेत्र तक हजारों लोग बिजली कटौती और हीटिंग फेल होने के कारण अपने घरों में ठंड से कांपते रहे। सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दोषी ठहराया, लेकिन असली समस्या प्राथमिकताओं की है। युद्ध के लिए हमेशा धन होता है, पर लोगों के लिए कभी काफी नहीं। रूस का नेशनल वेल्थ फंड, जो तेल की कीमतों में गिरावट का झटका कम करने के लिए बनाया गया था, तेजी से घट रहा है, परंतु अब इसे बजट की कमी पूरी करने हेतु व्यय किया जा रहा है। रूस के तेल की कीमतें पहले से ही सीमित हैं। विश्लेषकों के अनुसार अगर कीमत लगभग अमेरिकी डॉलर 50 प्रति बैरल तक गिरकर वहीं बनी रहती है, तो फंड केवल 2 वर्षों में समाप्त हो सकता है। तेल रूस की आय का बड़ा हिस्सा है। कीमतें गिरने पर उस अंतर को भरना मुश्किल होता है, जो खतरनाक है। लेकिन दबाव सिर्फ तेल को लेकर नहीं है। सरकार और भी ज्यादा निजी व्यवसायों पर कब्जा कर रही है। जिन कंपनियों को पहले अनुभवी मालिक चलाते थे, उन्हें अब क्रेमलिन के करीबी लोगों को सौंपा जा रहा है, चाहे वे विदेशी हों या रूसी। अल्पावधि में सरकार धन जुटा सकती है, किंतु दीर्घावधि में यह हानिकारक है। नए प्रबंधकों में प्रायः कार्यकुशलता और प्रेरणा की कमी होती है। प्रतिस्पर्धा के अभाव में नवाचार या सुधार का वास्तविक दबाव नहीं रहता। समय के साथ सिस्टम कमजोर पड़ता है, निवेश घटता है, रोजगार समाप्त होते हैं और विकास थम जाता है। अर्थव्यवस्था अधिक केंद्रीकृत, नाजुक और क्रेमलिन के नियंत्रण पर निर्भर हो जाती है। यह संपत्ति निर्माण की रणनीति नहीं है। यह समय खरीदने का एक तरीका है, जबकि नींव चुपचाप ढहती रहती है। युद्ध के अलावा क्रेमलिन की दूसरी प्राथमिकताओं को भी फंड मिलता है। प्रोपेगेंडा सबसे बड़ा है। आरटी और चैनल एक जैसे सरकारी मीडिया जनता को काबू में रखने और युद्ध को पश्चिम के खिलाफ महान लड़ाई के रूप में पेश करने के लिए अरबों खर्च करते हैं। निगरानी एक और काला गड्ढा है। रूस की सुरक्षा सेवा एफएसबी की पहुंच बढ़ गई है, जो सोशल मीडिया से लेकर निजी फोन कॉल्स तक सब कुछ मॉनिटर करती है। यह सस्ता नहीं है। 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन पर 5.5 ट्रिलियन रूबल खर्च हुए, जो स्वास्थ्य देखभाल खर्च के बराबर था। एफएसबी द्वारा मुख्य शहरों में चेहरा पहचान प्रणाली, सोशल मीडिया निगरानी और फोन निगरानी ढांचे के विस्तार के कारण निगरानी पर खर्च बहुत बढ़ गया है। ऑनलाइन या सार्वजनिक रूप से राजनीति पर बात करने से पहले लोग अब 2 बार सोचते हैं। असहमति को न सिर्फ सजा दी जाती है, बल्कि उसे पहले ही दबा दिया जाता है। राज्य डर और आत्म सेंसरशिप का माहौल बना रहा है, ताकि युद्ध और उसके पीछे की व्यवस्था को बिना किसी चुनौती के जारी रखा जा सके। रूसी नागरिकों को कमर कसने को कहा जा रहा है। युवा परिवारों के लिए एक बच्चे की देखभाल भी मुश्किल है, दूसरे की तो बात ही छोड़ दें।
जन्म दर दशकों में सबसे कम है। 2024 में सिर्फ 12 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि 18 लाख थी। लोग बच्चे नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह इसका खर्चा नहीं उठा सकते। सरकार के परिवार सहायता कार्यक्रम जैसे मातृत्व भुगतान समुद्र में एक बूंद के समान हैं। अंततः कुछ मायनों में कुलीन वर्ग और आम रूसी लोगों में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों एक ही सिस्टम में फंसे हैं और वो सब कुछ खो रहे हैं जो उन्हें लगा था कि उनके पास है। अरबपतियों के लिए ये उनकी ताकत और स्वतंत्रता है अपने हिसाब से काम करने की। आम लोगों को बेहतर जिंदगी और भविष्य की योजना बनाने का अधिकार है। पुतिन ने रूस को एक ऐसी मशीन में बदल दिया है जो केवल उसके और उसके करीबियों की सेवा करती है, जबकि बाकी सभी इसकी कीमत चुकाते हैं। पुतिन ने सिर्फ ओलिगार्क्स के साथ ही विश्वासघात नहीं किया, उसने सिर्फ बैंकों में ही हेराफेरी नहीं की। वह देश को खंडित और खोखला कर रहा है, पर दूसरों पर आरोप लगा रहा है। पश्चिम और अभिजात वर्ग उसके स्वनिर्मित शत्रु हैं। ओलिगार्क्स और लोगों ने अपनी शक्ति और भविष्य खो दिया है और सिस्टम चलते रहते हैं, क्रेमलिन की दीवारों के बाहर सभी से छीनते हुए। यह महत्वाकांक्षा को निगल जाता है, असहमति को चुप करा देता है और अवसर की जगह आज्ञाकारिता को रख देता है। एक संभावनाओं से भरा देश अब सत्ता की मशीन बन गया है, जो वफादारी के एवज में जिंदगियां लेता है और वर्तमान चलाने हेतु अपना भविष्य जलाता है। त्रासदी न केवल रूस के नुकसान में है, बल्कि इसमें भी कि वह क्या हासिल कर सकता था।